ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम साजिदा बेगम है। मैं GPU कॉलेज चितवाड़गी हाई स्कूल की सोशल साइंस टीचर हूँ, तालुका होसपेट ज़िला बल्लारी। सबसे पहले अजीज़ तलबा और तालिबात, मैं आप लोगों का इस ई क्लास कमरे जमात में खुशामदीद करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का सबक बगौर सुनेंगे। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग कापी और पेन लेकर तैयार होंगे ताकि जो भी यहाँ पर अहम नुकात दिए जाएंगे उसे आप अपनी कापियों में नोट कर सकें और जो भी यहाँ पर सरगर्मी दी जाएगी उसे आप लोग मुकम्मल कर सकें। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख लीजिए और पहचानिए ये क्या है। देखिए ये भी एक और तस्वीर है जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लिखा भी हुआ है लैंड रेवेन्यू, यानी आप लोगों ने सही पहचाना बच्चों, ये तस्वीर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत के लगान के निज़ाम को ज़ाहिर करती है, लैंड रेवेन्यू बाय ब्रिटिश। तो आइए इसके बारे में और मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। तो बच्चों पिछले क्लास में हमने अंग्रेज़ी इंतज़ामिया के असरात सबक से पहले यूनिट में अंग्रेज़ों के अदालती इंतज़ाम, शहरी, पुलिस और फ़ौजी इंतज़ाम के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो आइए बच्चों, आपको हासिल हुई मालूमात के बिना पर यहाँ पर मैं आप लोगों से चंद सवालात करना चाहूँगी पिछले क्लास से और जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने कितना याद रखा है। तो बच्चों यहाँ पर मेरा पहला सवाल है, अंग्रेज़ी तिजारती कंपनी का नाम क्या था? पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई हुई थी। सही जवाब दिया आप लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारती कंपनी कहलाती है। कौन कौन से मैदान में इस्लाहात किए गए थे? ये भी बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने। अदालती, पुलिस, कोतवाल, फौजी और ज़मीनी लगान वगैरह के मैदान में तब्दीलियां की गई थी। उसी तरह बच्चों मेरा अब तीसरा सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट को कब जारी किया गया था? ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 सन ईस्वी में जारी किया गया था। उसी तरह मेरा चौथा और आखिरी सवाल है, दो तरह की अदालतें कौन कौन सी हैं? ये भी आप लोगों ने सही जवाब दिया है, दीवानी अदालत और फौजदार अदालत, जिसे हम अंग्रेजी में सिविल लॉ कोर्ट और क्रिमिनल लॉ कोर्ट कहेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। मैं आपकी याददाश्त की मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो आइए अब सबक को आगे बढ़ाते हैं। आज के यूनिट के अहम नुकात इस तरह से हैं बच्चों, अंग्रेज़ों के ज़मीन के लगान की पॉलिसियों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कौन कौन सी पॉलिसियां हैं आइए देखते हैं। पहला है मुस्तक़ल ज़मींदारी निज़ाम, उसी तरह से दूसरा है महलवारी निज़ाम और तीसरा है रैयतवारी निज़ाम और चौथा हमारा अहम नुकात है अंग्रेज़ी तालीम का आगाज़ और इसके असरात, यानी किस तरह से तालीम आगाज़ हुई और इसके असरात हिंदुस्तानियों पर क्या पड़े। आइए इनके बारे में एक के बाद एक मालूमात हासिल करते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर लगान के निज़ाम जारी हुए थे, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट जिसे हम कहते हैं, यानी मुस्तक़ल ज़मींदारी निज़ाम, रैयतवारी निज़ाम, महलवारी निज़ाम। आज के सबक की सलाहियतों पर एक नज़र डालते हैं बच्चों। अंग्रेज़ी गवर्नर जनरल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कौन कौन से गवर्नर जनरल ने कौन सी निज़ाम को जारी किया था। साथ में हम देखेंगे ज़मीन की मुख्तलिफ लगान की पॉलिसियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अंग्रेज़ी लगान के असरात को, क्या असरात हुए हिंदुस्तान में, इसको हम जानेंगे। आखिर में जदीद तालीम का आगाज़ और इसके असरात क्या क्या हुए थे, इन तमाम के बारे में आज मालूमात हासिल करके हम अपने अंदर सलाहियतों को पैदा करेंगे। इस तस्वीर में आप देख ही सकते हैं हाउ ब्रिटिश कॉन्कर्ड इंडिया, यानी किस तरह से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर काबिज़ हासिल की थी। यानी ब्रिटिश एक तरफ देख रहे हैं आप लोग, कंपनी है और मुग़ल्स हैं, उसी तरह से हिंदुस्तानी सिपाही। आइए आगे देखते हैं ज़मीन की लगान की पॉलिसियाँ। अंग्रेज़ी निज़ाम ने बंगाल को अपना मरकज़ बना रखा था
और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी सरकार को सालाना 4 लाख पाउंड रुपया अदा करना पड़ता था। इस पस मंजर से कंपनी के माशी हालात को सुधारना था अंग्रेज़ों को, इसीलिए इन्होंने नए ज़मीनी लगान को जारी किया। यानी कंपनी के हालात सुधारने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान में नए नए पॉलिसियों को जारी किया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट यानी मुस्तकिल ज़मींदारी निज़ाम। आइए इसके बारे में और मालूमात हासिल करते हैं। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सालाना मुकर्रर करदा लगान को उसूल करने के लिए बिहार और बंगाल सूबों में जदीद लगान का तरीक़ा कायम किया था। वही मुस्तकिल ज़मींदारी निज़ाम कहलाता है। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बिहार और बंगाल सूबों में इस निज़ाम को जारी किया। इस निज़ाम में ज़मीन ही ज़मीन का मालिक होता था, यानी ज़मींदार ही ज़मीन का मालिक बना दिया गया था। इस जदीद निज़ाम के तहत ज़मींदार को हर साल इस पर लगाई लगान को मुकर्रर करदा तारीख से कबल सरकार को अदा करना पड़ता था। क़हत, सूखे या कसीर बारिश होने वाले दिनों में भी लगान की उसूली अगर नामुमकिन होती और मुकर्रर करदा रकम अदा नहीं कर पाता तो ज़मीन की मलकियत इससे छीन ली जाती थी। यानी क़हत साली में या दूसरे किसी आफत में अगर किसान अपनी लगान ठीक तौर पर अंग्रेज़ों को नहीं पहुंचाता तो उससे ज़मीन छीन लिया जाती थी। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ज़मींदार छोटे किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। इस निज़ाम से बरतानवी सरकार और ज़मीन को फ़ायदा पहुंचता, जबकि किसान को इसका नुकसान भुगतना पड़ता था। बरतानी सरकार अपनी कारामद और फ़ायदा पहुंचाने वाले ज़मींदारों को ही चुना करते थे। इस तरह मजदूर किसान को काम ना मिलने पर इस्तेहसाल हो रहा था। किसानों को काम ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा जुल्म सितम उन पर हो रहा था और किसान मुफलिसी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। मशहूर माहिर चार्ल्स मेटाकाफ का कहना है कि हिंदुस्तान का किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में ही जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। चूँकि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस किसानों की हालत क्या है। गरीबी और मुफलिसी की वजह से उन्हें तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा ना मिलने की वजह से कमज़ोर और माली हालत ठीक ना होने की वजह से बहुत ही लाचार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये है नेक्स्ट, अगला हमारा नुकात है महलवारी निज़ाम। इसको किसने जारी किया था, आइए वो भी देखते हैं। ये भी महलवारी निज़ाम की एक तस्वीर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के सूबों में इज्तिमाई तरीक़े से मशवरा करके खुद सरकार को टैक्स अदा करने का तरीक़ा लागू किया गया। इसी को महलवारी निज़ाम कहते हैं। गांव से गांव और रियासत से रियासत में इस तरीक़े में कई फ़राइक़ थे, यानी ये हर जगह पर एक जैसा नहीं था। छोटे और बड़े पैमाने के ज़मींदार इस निज़ाम में शामिल थे। कंपनी के अफसरों से ज़मीन पर होने वाली पैदावार से भी ज़्यादा रकम अदा की जा रही थी, जिसकी वजह से ज़मींदार का वजूद ख़त्म होने लगा था। यानी जितना लगान है उससे ज़्यादा वसूल किया जा रहा था। इन्हीं पर मुनहसर ज़िंदगी गुजारने वाले छोटे छोटे किसानों और मज़दूरों की हालत बहुत अबतर थी, यानी बहुत ही वो नीचे चले जा रहे थे माली हालात में। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किसान किस तरह से मज़दूरों का, ज़मींदारों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। अगला हमारा नुकात है रैयतवारी निज़ाम। इनको पहचानिए बच्चों, ये कौन है और किसने इसको जारी किया है। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, तस्वीर में आप नाम भी देख सकते हैं। थॉमस मुनरो ने रैयतवारी निज़ाम को जारी किया था। रैयतवारी निज़ाम क्या है, आइए इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। रैयतवारी निज़ाम को 1792 ईस्वी में अलेक्जेंडर रेड ने तजुर्बे के तौर पर सबसे पहले 12 महल यानी सूबों में जारी किया था। तजुर्बे के तौर पर इन्होंने 12 सूबों में जारी किया। इसी निज़ाम को थॉमस मुनरो ने मद्रास और मैसूर सूबों में 1801 ईस्वी में जारी किया। पहले अलेक्जेंडर रेड ने जारी किया, उसके बाद थॉमस मुनरो ने इसको मज़ीद मैसूर और मद्रास सूबों में जारी किया। इसी दौरान सूबे के बहुत सारे इलाके कंपनी की इंतज़ामिया के ज़ेर निगरान थे, यानी उस वक्त बहुत सारे सूबे अंग्रेज़ी इंतज़ाम की निगरानी में थे।
ज़मीन पर हल चलाने और उगाने वाले ही को ज़मीन का मालिक करार दिया गया। यानी जो ज़मीन पर हल चला रहा है, जो उस पर मेहनत कर रहा है, उसी को वहाँ का मालिक बनाया गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बच्चों, क्या है यहाँ पर, एक तरफ अंग्रेज दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ किसान, यानी दरमियानी इंसान जो ज़मींदार वगैरह हुआ करते थे, वो इस निज़ाम में मिटा दिया गया है। इस निज़ाम के ज़रिए किसान सरकार के दरमियान रास्त ताल्लुक़ कायम हुआ। कोई और बीच में नहीं है, बल्कि रास्त सिर्फ अंग्रेज़ और किसानों के दरमियान का ताल्लुक़। ज़री ज़मीन में उगाई जाने वाली पैदावार का 50% हिस्सा लगान की शक्ल में अंग्रेज़ों को खुद किसान अदा किया करते थे और लगान की मुद्दत 30 साल की मख्तस की गई। 30 साल का यहाँ पर फिक्स एक टाइम बनाया गया कि इस साल तक अंग्रेज़ और किसान डायरेक्ट और रास्त ताल्लुक़ रखते हुए लगान हासिल करेंगे। इसके बाद इसे दोबारा तस्दीक करके लगान मुकर्रर करना पड़ा था। छोटे छोटे किसानों को ज़मीन का हक़ देने के बावजूद भी लगान की रकम ज़्यादा होने की वजह से किसान तकलीफ़ में थे। हालांकि छोटे छोटे किसान को ज़मीन का हक़ दिया गया था, लेकिन लगान की रकम ज़्यादा होने की वजह से किसान बहुत ही तकलीफ़ में थे। लगान की वसूली करने वाले अफसरों पर मुश्किल इक़दामात उठाने पड़ते थे। इसी तरह अगर फसल कम होने लगी तो किसान कर्जा लेकर लगान अदा किया करते थे। अगर फसल से आई हुई कीमत लगान को अदा करने के लिए नाकाफ़ी है तो किसानों को कर्ज लेना पड़ रहा था, जिस रकम को वो दोबारा अदा ना कर पाते और अपनी ज़मीन को फ़रोख्त करके कर्ज अदा करने की नौबत आ रही थी। अगर वो कर्ज अदा नहीं कर पा रहे तो उन्हें अपनी ज़मीन गिरवी वगैरह रख कर लगान को भरना पड़ रहा था। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस निज़ाम में कर्जे में मुलव्वस होकर तबाह होने लगे। ज़मीन अगर चली गई तो किसान क्या करेगा, इसीलिए किसान पूरी तरह से तबाह और बर्बाद होने लगे थे। इस तस्वीर में आप लोग बआसानी से देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 3 कलर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। जो पहला है, जो हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है, वो परमानेंट सेटलमेंट यानी मुस्तकिल ज़मींदारी निज़ाम इस इलाके में राइज था। उसी तरह से जो पीला रंग आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो है रैयतवारी निज़ाम, यानी इन इलाक़ों में रैयतवारी निज़ाम कायम था। उसी तरह से लाल रंग यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, वो है महलवारी निज़ाम। तो हिंदुस्तान के इन इलाक़ों पर महलवारी निज़ाम जारी था। ये देखिए, ज़मींदारी, रैयतवारी और महलवारी, ये तीनों ही निज़ाम को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से किसान इससे इस्तेहसाल हो रहे थे। आइए बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी कर लेते हैं। आपको सही जवाब का इंतखाब करना है और सही जोड़ लगाना है। स्क्रीन पर आप लोगों को 2 तरफ फहरिस्त दिखाई दे रही है। आइए इसके जवाब लगाते हैं। पहला जुमला है, मुस्तकिल ज़मींदारी निज़ाम को जारी करने वाला कौन था? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जारी किया था। उसी तरह से रैयतवारी निज़ाम को जारी करने वाला कौन था? ये भी आप लोगों ने सही कहा, थॉमस मुनरो ने रैयतवारी निज़ाम को जारी किया। अब तीसरा जुमला देख लेते हैं, महलवारी निज़ाम क्या था? बिल्कुल सही, ये दिल्ली और पंजाब में शुरू किया गया एक मंसूबा था। रैयतवारी निज़ाम के बारे में देखते हैं, मैसूर के सूबों में शुरू किया गया था। उसी तरह से मेरा आखिरी जुमला है, चार्ल्स मेटाकाफ ने क्या कहा था? आप लोगों को उसकी कहावत याद ही होगी। सही कहा आप लोगों ने, किसान मुफलिसी में ज़िंदगी गुजार रहा है, यानी किसान मुफलिसी में ही पैदा होता है, वहीं पर वो कर्ज में ही पैदा होता है, कर्ज में ही ज़िंदगी गुजारता है और कर्ज में ही मर जाता है। यानी हिंदुस्तान की किसान की हालत क्या थी, इसको इन्होंने बताया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अंग्रेज़ी लगान निज़ाम के असरात को जानते हैं। यानी जो लगान शुरू हुए थे, उनका हिंदुस्तानियों पर क्या असर पड़ा। किसानों के इस्तेहसाल के लिए एक नए समाज की तश्कील ज़मींदारों के नाम से हुई थी। ज़मींदारी निज़ाम में मुलव्वस किसान मुख्तलिफ तरीक़ों से तकलीफ़ में आने लगे थे। ज़मीन एक फ़रोख्त की अशिया बन गई और इसको गिरवी रखकर कर्ज अदा किया जा रहा था। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब कर्जे ज़्यादा होने की वजह से किसान ज़मीनों को कर्ज पर रखने लगे। कई ज़मींदारों ने भी अपनी ज़मीन गिरवी रखकर लगान अदा किया था। ज़री शोबे भी लेन देन का हिस्सा बन गए थे।
इंग्लैंड के सनती इनकलाब से वहाँ की सनतों को दरकार खाम अशिया को ही पैदा करना पड़ता था हिंदुस्तानियों को। यानी वहाँ पर सनतों में जिन अशिया की खाम माल की ज़रूरत है वही अशिया हिंदुस्तानियों से पैदाकार में किया जा रहा था। पैसों के व्यापारी और मजबूत होने लगे थे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं रेवेन्यू सेटलमेंट जिसे हम कहते हैं, यानी लगान की पॉलिसियाँ, किस तरह से किसान गरीबी की हालत में हैं। अब आइए हमारा अगला नुकात जदीद तालीम का आगाज़ देखते हैं। हिंदुस्तान की रिवायती तालीम ही मुसलसल चल रही थी। मुसलमान सियासी ज़वाल के बाद तालीम के तरीक़े रस्मी रिवायती तरीक़े से दूसरे तरीक़ों में तब्दील होने लगे थे। हिंदुस्तान में मुक़ीम यूरोपी और एंग्लो इंडियन माशरे के बच्चों के लिए जदीद मदरसे शुरू किए गए, यानी उनकी तालीम आला तालीम के लिए नए अच्छे स्कूलों को क़ायम किया जाने लगा। लेकिन इस तालीमी निज़ाम से मुक़ामी बच्चों के लिए कुछ भी फ़ायदा नहीं होता था। इस तस्वीर को पहचानिए, ये कौन है? सही कहा आप लोगों ने, गवर्नर जनरल वॉन हेस्टिंग हैं। इन्होंने जदीद तालीम को आम करने के लिए 1781 सन ईस्वी में गवर्नर जनरल वॉन हेस्टिंग ने मुआवजे देकर कलकत्ता में मदरसा खोला था। यानी जदीद तालीम को शुरू करने के लिए वॉन हेस्टिंग ने कदम पहल किया और इन्होंने 1781 सन ईस्वी में कलकत्ता में सबसे पहला मदरसा कायम किया। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं और पहचानिए भी, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता की यूनिवर्सिटी ये है। ये देखिए, जोनाथन डंकन नामी एक और अफसर ने 1792 सन ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज का आगाज़ किया था, जिसको आप तस्वीर पर देख ही रहे हैं। ये बनारस की संस्कृत कॉलेज है। इस तस्वीर को पहचानिए बच्चों, ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, ये गवर्नर जनरल वॉन हेस्टिंग विलियम बेंटिंग है। तो आइए इनके बारे में और मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। 1828 सन ईस्वी में विलियम बेंटिंग हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनकर आया। तब से अंग्रेज़ी तालीम की तौसी के लिए थोड़ा और फ़रोग़ मिला, यानी इन्होंने अंग्रेज़ी तालीम के लिए और ज़्यादा मज़ीद कोशिशें की। गवर्नर जनरल के अहम इजलास में विलियम बेंटिंग ने लॉर्ड मैकाले को एक क़ानूनी रुकन का नामज़द किया। विलियम बेंटिंग ने मैकाले को क़ानूनी रुकन मेंबर बनाना। इसके बाद 1854 सन ईस्वी में चार्ल्स वुड के मरासले के सिफारिशात पर इस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी ने कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में नई यूनिवर्सिटियां भी कायम की और तालीम को और वसीयत मिली। इसकी वजह से तालीम और ज़्यादा फ़रोग़ तालीम के मैदान में हासिल हुआ। ये तस्वीरों में आप लोग दोनों ही को देख सकते हैं। चार्ल्स वुड के मरासिलात जिन्होंने कायम किए थे, जहाँ पर लिखा हुआ है वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, जिसे हम चार्ल्स वुड के मरासिलात भी कहते हैं। उसी तरह एक और तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं डलहौजी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बच्चों, इनकी बनाई हुई यूनिवर्सिटियां हैं। एक तरफ है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई यानी मुंबई की कॉलेज और दूसरी तरफ है मद्रास यूनिवर्सिटी। ये दोनों ही इस दौर में कायम की गई थी। आइए बच्चों, यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं। आप लोगों को सही जोड़ लगाना है। तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं दोनों ही तरफ जुमले हैं, आप इसका सही जोड़ लगाइए। कलकत्ता में मदरसा कायम करने वाला, अभी हमने इसका नाम बताया था और ईस्वी बताई थी कि कब कायम हुई थी। सही लगाया आप लोगों ने, 1781 सन ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा कायम किया गया। उसी तरह से मेरा दूसरा जुमला है, बनारस में संस्कृत कॉलेज कब कायम हुआ था। ये भी आप लोगों ने सही लगाया बच्चों, 1792 सन ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की शुरुआत हुई थी। उसी तरह विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल कब बनकर आया था, ये भी आप लोगों ने सही लगाया, 1828 सन ईस्वी में विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल के ओहदे को संभालता है। उसके बाद मेरा चौथा जुमला है, इंग्लिश ज़ुबान को बतौर ज़रिया तालीम कब बनाया गया था। ये भी आप लोगों ने सही कहा, 1830 सन ईस्वी में इंग्लिश ज़ुबान को तालीम की ज़ुबान बनाई गई। उसके बाद मुंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटियाँ कब कायम हुई थी, ये भी आप लोगों ने सही कहा,
1854 ईस्वी में इन दोनों ही जगह पर यूनिवर्सिटियों का क़याम हुआ था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी तालीम के असरात को देख लेते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह से कौन कौन से गवर्नर जनरल्स ने कौन सी नई नई यूनिवर्सिटियाँ या कॉलेज वगैरह बनाए हैं, तो इनका असर हिंदुस्तानियों पर क्या हुआ, आइए देखते हैं। हिंदुस्तानियों में जदीदियत, सेक्युलरिज्म, जमहूरियत, साइंसी गौर व फिक्र के साथ साथ कौमियत का जज्बा भी फ़रोग़ देना मुमकिन साबित हुआ। यानी इस ज़ुबान की वजह से लोग ब्रॉड माइंड होने लगे, ज़्यादा गौर व फिक्र करने लगे। मुकामी ज़ुबान और अदबी तख्लीक़ात को भी फ़रोग़ मिला। मुकामी ज़ुबान में भी यहाँ पर काम किया जाने लगा। इससे आम आदमियों में एकसा गौर व फिक्र का मुज़ाहिरा हुआ। आम आदमी एकसा गौर व फिक्र सोच करने लगा। रिश्वतखोरी आम हो गई थी। खुसूसी तौर से 19वीं सदी के आखिर में अखबारात अंग्रेज़ी सरकार की गलत पॉलिसियों का तजुर्बा करते हुए अंग्रेज़ी नस्म व नस्क के मुताल्लिक़ अपने तनक़ीदी गौर व फिक्र करने के जज्बे को भी उभारा। यानी अखबारात की शाया की वजह से हिंदुस्तानियों में बेदारी पैदा हुई और जदीद समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीकें जन्म लेने लगी। इसकी मिसालें आप जानते ही हैं। जदीद इस्लाही तहरीकें कौन सी हैं, जिसे राजा राम मोहन राव ने शुरू किया था। उसके बाद दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन जिसे स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था, ज्योतिराव फुले, ये तमाम चीज़ों ने इस्लाही तहरीकात हिंदुस्तान में शुरू की। रूसो और मॉन्टेगो वगैरह जैसे मुफ़क्किर ने अपने ख़यालात से हिंदुस्तानी तालीम याफ्ता लोगों के गौर व फिक्र और हालात में एक जिद्दत पसंदी की तरगीब दिला दी। यानी इन लोगों के ख़यालात से हिंदुस्तानी भी मुतासिर होने लगे और ये लोग भी गौर व फिक्र करने लगे। दुनिया भर में होने वाले आज़ादी की जद्दोजहदें और इनकलाबी तहरीकों का असर हिंदुस्तानियों पर भी होने लगा और इसी तरह हिंदुस्तानी भी अपनी मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल होने लगे। हिंदुस्तानियों को अपने तहज़ीब व तमद्दुन से वाकिफ़ियत मिली। उनको खुद नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान की तहज़ीब व तमद्दुन क्या है, लेकिन इस ज़ुबान की वजह से वो लोग सीख पाए कि यहाँ की खूबियाँ क्या क्या हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में जारी किया गया तालीमी निज़ाम का क़दम एक मुस्बत गौर व फिक्र के साथ साथ जदीद और अक्लमंद जहनों को भी पैदा करने लगा। यानी इस नई तालीम की वजह से, जदीद अंग्रेज़ी तालीम की वजह से लोगों में मुस्बत गौर व फिक्र, पॉजिटिव गौर व फिक्र इनमें आने लगी और अक्लमंद ज़हनें यहाँ पर पैदा होने लगे। आइए बच्चों, यहाँ पर एक और सरगर्मी कर लेते हैं। आपको सही अल्फाज से खाना पूरी करना है। जुमले आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मेरा पहला जुमला है, अंग्रेज़ों ने डैश को अपना मरकज़ बनाया। आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका सही जवाब बताइए। सही कहा आप लोगों ने, बंगाल को अपना मरकज़ बनाया था। रैयतवारी निज़ाम में ज़मीन का डैश हिस्सा लगान अदा करना पड़ता है। कितना हिस्सा देते थे? बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, 50% हिस्सा लगान के तौर पर अंग्रेज़ों को देना पड़ता था। उसी तरह मेरा तीसरा जुमला है, अंग्रेज़ी तालीम से डैश इस्लाही तहरीकें जन्म लेने लगी। अभी अभी आप लोग इसके बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। कौन कौन सी तहरीकें शुरू हुई थी? ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, जदीद समाजी और मजहबी तहरीकें शुरू हुई। हिंदुस्तानियों को अपने डैश से वाकिफ़त मिली। किन किन चीज़ों से हिंदुस्तानी इस तालीम की वजह से वाकिफ़ होने लगे थे? ये भी सही जवाब दिया है आप लोगों ने, तहज़ीब व तमद्दुन से वाकिफ़ होने लगे। आइए अगला जुमला देख लेते हैं। इंग्लिश ज़ुबान को डैश में बतौर ज़रिया तालीम बनाया गया। इंग्लिश ज़ुबान में डैश को बतौर ज़रिया तालीम बनाया गया। किसको बताया गया है बच्चों? 1830 सन ईस्वी में ये अंग्रेज़ी तालीम को एक ज़ुबानी तालीम के तौर पर शुरू किया गया था। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा अंग्रेज़ी हुकूमत के असरात सबक का दूसरा यूनिट ख़त्म होता है। अगले क्लास में हम इसी सबक के तीसरे यूनिट में आइनी तरक्कियात यानी दस्तूरी इर्तिक़ा के बारे में और मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए, आज आपको हासिल हुई मालूमात के बिना पर मैं यहाँ आप लोगों से चंद सवालात पूछना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको इसके सही जवाबात मालूम होंगे, क्योंकि अभी अभी आप इन तमाम के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो जल्दी से कापी और पेन लेकर तैयार हो जाइए और सवालात के जवाबात लिखना शुरू कीजिए।
मेरा पहला सवाल है बच्चों, मुस्तकिल ज़मींदारी निज़ाम को किसने जारी किया था? बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस निज़ाम को जारी किया था। उसी तरह बच्चों यहाँ पर मेरा दूसरा जुमला सवाल है, महलवारी निज़ाम को किसने जारी किया था, किसने लागू किया था हिंदुस्तान में? ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली सूबों में महलवारी निज़ाम को जारी किया गया था। रैयतवारी निज़ाम को किसने जारी किया था? इसका सही जवाब बताइए। ये भी आप लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं। जनरल लॉर्ड मुनरो ने जारी किया था। कहाँ कहाँ पर, ये भी हम जानते हैं। मद्रास और मैसूर के इलाकों में मुनरो ने महलवारी निज़ाम को जारी किया था। यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि महल के मानी क्या हैं। महल के मानी है तालुका, यानी तालुकों में इस निज़ाम को जारी किया गया था। आइए अब हमारा अगला सवाल देखते हैं। कलकत्ता में मदरसा किसने खोला था? कलकत्ता में मदरसा किसने खोला था? इस बात को मैं आपको बता चुकी हूँ। आप लोग लिख लीजिए अपने कापियों में। बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग। गवर्नर जनरल वॉन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसे की शुरुआत की थी ताकि जदीद अंग्रेज़ी तालीम को और फ़रोग़ दिया जा सके। उसी तरह से बच्चों मेरा अगला सवाल है, 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज कहाँ पर कायम हुआ था? ये भी आप लोग स्क्रीन पर देख चुके हैं, सुन भी चुके हैं, तो इसका सही जवाब लिखकर बताइए। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। बनारस में कायम किया गया था। संस्कृत ज़ुबान में सबसे पहला कॉलेज बनारस में सन 1792 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसी तरह से यहाँ पर मेरा छठा सवाल है बच्चों, लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ कहाँ नई यूनिवर्सिटियाँ कायम की थी? आप लोगों को बताना है कि लॉर्ड डलहौजी, इनकी तस्वीर भी आप लोग स्क्रीन पर देख चुके हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ, नई तौर पर यूनिवर्सिटियाँ कायम की थी? ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कलकत्ता में कायम की थी। उसी तरह से मद्रास और मुंबई में इन्होंने नई यूनिवर्सिटियाँ कायम की थी। इसके बारे में आप लोग देख भी चुके हैं, इन यूनिवर्सिटियों की तस्वीरों को भी आप देख चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर सबक समझ में आया होगा। अब आप लोग इसके बिना पर घर पर काम ले लीजिए। यहाँ पर मेरा पहला सवाल है, मुस्तकिल ज़मींदारी निज़ाम से क्या मुराद है? इसके बारे में आप काफ़ी मालूमात जान चुके हैं। मुस्तकिल यानी परमानेंट ज़मींदारी निज़ाम का मतलब क्या है, आप लोगों को बताना है। उसके बाद मेरा दूसरा सवाल है बच्चों, महलवारी निज़ाम से क्या मुराद है? महलवारी निज़ाम क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये तमाम आप लिख लीजिए। मेरा उसी तरह से तीसरा सवाल है, रैयतवारी निज़ाम से क्या मुराद है? रैयतवारी निज़ाम के बारे में भी आप काफ़ी मालूमात हासिल कर चुके हैं, तस्वीरों के साथ भी देख चुके हैं, तो इसके मतलब को आप अपने कापियों में लिख लीजिए। और इसको किसने शुरू किया था, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी लिखिए। इसके बाद मेरा चौथा सवाल है, अंग्रेज़ी लगान निज़ाम के क्या असरात हुए थे? ये तो हम देख चुके हैं कि अंग्रेज़ों ने तालीमी निज़ाम में और लगान के निज़ाम में कई सारे तब्दीलियों को लाए थे। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इन्होंने कौन कौन से लगान शुरू किए और उसके क्या क्या असरात हुए हिंदुस्तान पर। उसके बाद हम देखेंगे अंग्रेज़ी तालीम के क्या असरात हुए, ये भी आप देख चुके हैं। अंग्रेज़ी तालीम के बहुत सारे असरात हमारे हिंदुस्तान पर रह चुके हैं, वो आप लिख लीजिए। उसके बाद है मनसूबाती सरगर्मी। अंग्रेज़ों के मुख्तलिफ गवर्नर जनरलों के नाम की एक फहरिस्त तैयार करनी है आप लोगों को। आप बहुत सारे इसमें देख चुके हैं, वो लिखिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरी सरगर्मी है, अंग्रेज़ी सरकार से मुख्तलिफ पॉलिसियों की एक फहरिस्त तैयार कीजिए। आप लोग गवर्नर जनरल्स के नाम भी जानते हैं और पॉलिसियों के नाम भी जानते हैं, दोनों ही फहरिस्त तैयार करके अपने असातिज़ा से घर पर काम और मनसूबाती सरगर्मी दोनों ही करेक्शन करवा लीजिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपको समझ में आया होगा। इसके अगले यूनिट में हम फिर दोबारा लेसन को कंटिन्यू करेंगे और पूरी मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए बच्चों मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir.
Yes, teacher. Present, ma'am.